नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। इससे पहले मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एक लेक्चर प्रोवाइड किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी साथी हमारी तैयारी कर रहा है वो स्मार्ट क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास की तरफ। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हमने 5 भागों में विभाजित किया है। तो 5 भाग हैं आपके। प्राग ऐतिहासिक यानी पूर्व वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है बौद्ध काल जो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक है। मध्यकाल 1200 से 1857 की क्रांति तक। ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक। और स्वतंत्रोत्तर काल यानी 1947 के बाद का समय भी हम उत्तर प्रदेश के जानते हैं। दोस्तों, चलते हैं आगे। प्राग ऐतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का एक भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जो रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। किस में दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप कहाँ बताओगे? सारनाथ में दिया था। तथा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का विवरण कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपदों का विवरण अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो आगे चलते हैं। मध्यकाल है यानी 1200 ईस्वी से 1857 की क्रांति तक, यानी जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो कि बैरकपुर छावनी यानी मंगल पांडे से फेमस है। यह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी स्थिति इसी में है। तो उत्तर प्रदेश में 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन स्थापित किया था। किसको दोस्तों? मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजा को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन स्थापित किया था। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया था। ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक। ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। पहले उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी में सम्मिलित था, लेकिन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत यानी आगरा आरंभ में आगरा को प्रेसिडेंसी बनाया था और आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया था। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो अपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया था।
क्या कर दिया गया था दोस्तों, संयुक्त प्रांत कर दिया था। और आरंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी और 1920 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। यानी उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। 1920 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था उत्तर प्रदेश की राजधानी को। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। तो स्वतंत्रता उत्तर काल यानी 1947 से अब तक का 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत तहरी, गढ़वाल या रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया था। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके कितने को दोस्तों यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब निकला था, 9 नवंबर 2000 को कितने ज़िले लेकर, 13 ज़िले लेकर उत्तरांचल का गठन किया गया था, जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, यानी अनुसूचित जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजाति बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवाल, महेगीर, गौड़, ओजा, धूरिया, नायक, पथारी, राजगौड़, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया आदि हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति हमारी थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। आगे थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारू द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में दोस्तों? दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। कौन से त्यौहार पर दोस्तों? होली के त्यौहार पर खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। आगे थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा यानी तथा 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पौड़ी कहते हैं। अगर दोनों तरफ से राजी हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। तो थारू विकास परियोजना का कब विकास किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को। तो चलते हैं आगे जौनसारी जनजाति की तरफ। जौनसारी समुदाय के प्रमुख त्यौहार बिस्सू यानी बैसाखी, पंचाई यानी दशहरा, दियाई यानी दिवाली, गुड़ाई, अटोई आदि हैं। ये दीपावली को एक माह बाद मानते हैं। और हारुल, रासो, घुमसू, झेला, धी, तांदी, मरोज, पौड़ाई आदि प्रमुख नृत्य हैं। आगे बुक्सा या भूक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। किसमें? बिजनौर। और थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तख्त कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 1984 में प्रारंभ की गई थी। तो आपके क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि थारू जनजाति परियोजना कब लागू की गई थी, तो थारू विकास परियोजना हमारी 2 अक्टूबर 1980 को, और बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 1984 में प्रारंभ की गई थी। खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र में पाए जाते हैं। सूरबंसी, पत्थेबंदी, दौलतबंदी, खैरी, मोगती, आर्मिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। बंदौस, बनंती, दुल्हादेव, घमसान, गौरव आदि प्रमुख देवता हैं। खरवार जनजाति को प्रमुख नृत्य कर्मा है। खरवार क्या है दोस्तों? कर्मा है। आगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो भी साथी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, और काफ़ी बच्चे गांव से भी गरीब परिवार से होते हैं, वो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, और वो एक पैसे ना होने के कारण वो एक अपनी उम्मीद को खो देते हैं। तो अब सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि उन साथियों का भी कुछ भला हो सके, जो गरीब यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका भी एक विकास की ओर, एक उन्नति की ओर किरण जाग सके। तो सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी वीडियो को शेयर कर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के 3 आधारों पर बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ गोमती, बरुड़ा, पांडो, इसन, रेहंद है। ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती हैं। गोमती आपके चलते हैं आगे। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, तोंस, कन्हार और रेहंद। ये आपकी दक्षिणी पठारों से निकलने वाली नदियां हैं। चलते हैं अब गंगा नदी की तरफ। गंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है और कितना कितना क्या है। तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री यानी उत्तराखंड से हुआ है। इसकी लंबाई भारत में यहाँ दोस्तों 6 आपका 5 की जगह पर, वो 6 की जगह पर 5 है। तो आपके 25 उत्तर प्रदेश में है, वो उसमें भारत में गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में गंगा की नदी की लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में लंबाई है। और ये अंत में अपना पानी कहाँ पर गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी यमुना कहलाती है। कौन सी दोस्तों? यमुना कहलाती है। आगे यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376। और ये इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम पर मिलती है। सहायक नदियाँ हैं इसकी चंबल, बेतवा,
गिरि, केन। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, गिरि और केन। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के धूलातोली पर्वत से निकलती है। किससे दोस्तों? धूलातोली पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और ये कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। किसमें दोस्तों? कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ कोह है। आगे घाघरा नदी। घाघरा नदी है जिसे हम सरयू नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल तिब्बत से माना जाता है, जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। ये छपरा के निकट गंगा नदी मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। राप्ता, शारदा और छोटी गंडक। आगे गोमती नदी। ये गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद से निकलती है, जिसे हम गोमत ताल भी कहते हैं। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर मानी जाती है। ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं मोंगकाई, बरना, सई और गच्छा। ये आपकी उसकी गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। शारदा नदी यानी काली नदी। शारदा नदी और काली नदी आपकी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सीमा बनाती है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सीमा के साथ कौन सी नदी अलग करती है, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल को आपकी शारदा नदी यानी काली नदी निकलती है और यहीं से आपकी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर यानी शारदा नहर यहीं से निकलती है दोस्तों। आपकी शारदा नहर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में इस तिब्बत सीमा के निकट 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धर्रया और लिसार हैं। गंडक नदी आपकी आगे है दोस्तों। गंडक नदी ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती हैं। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर यानी भारत में 300 किलोमीटर है। पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी नदियां हैं त्रिशूली गंगा। राप्ती नदी इसका उद्गम स्थल नेपाल है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर और अंत में बहारस के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। ये लंबाई 966 किलोमीटर। अंत में ये चंबल नदी आपकी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी। ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी। बेतवा नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। 480 किलोमीटर हमीरपुर के पास यमुना नदी पर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं धनास और बीना। आपकी सोन नदी। सोन नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। ये पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी महानदी, रेहन और घग्गर है। दोस्तों ये है हमारा उत्तर प्रदेश का परिचय एवं उत्तर प्रदेश की नदियों को हमने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है।
अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब पर चल रही है दोस्तों। तो सभी दोस्तों स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप स्मार्ट क्लासेस के चैनल यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज यानी स्मार्ट क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब, ट्विटर, आप किसी पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें SMS कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं यहीं तक, आगे मैं आपको फिर आपके वीडियो दूसरी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।